आज के इस नए सेशन में मैं हाजिर हुआ हूं आपको प्राण और एचआरएमएस के बारे में समझाने के लिए कि प्राण क्या होता है। देखिए प्राण, ये जो धड़कन वाला प्राण है ना, प्राण जान प्राण, वो वाला प्राण नहीं है। ये प्राण क्या है, हमारे शिक्षक बंधु हैं, चाहे जिस भी आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय में आप वर्क करते हैं, तो प्राण और एचआरएमएस क्या दोनों एक ही चीज है कि प्राण अलग चीज होता है और एचआरएमएस अलग? प्राण के जैसे एक पैन नंबर होता है, क्या वो पैन नंबर और प्राण एक ही चीज है? बिल्कुल नहीं है। तो प्राण और एचआरएमएस क्या होता है, प्राण क्या चीज है, एचआरएमएस क्या है, कि प्राण क्यों जरूरी है, एचआरएमएस क्या है, क्या क्या इसमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लगेगा। जो अभी अभी जो नियोजित शिक्षक से विशिष्ट शिक्षक में योगदान लिए हैं उनके लिए प्राण भी जरूरी है और एचआरएमएस भी जरूरी है। पहले प्राण बनेगा कि पहले एचआरएमएस बनेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, इस सभी चीजों पे आज की इस नए सेशन में चर्चा करने वाले हैं। तो आप देख रहे हैं, आप अपना यूट्यूब चैनल बिना एकेडमी ऑफिशियल, अपना प्यार और स्नेह बनाए रखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारे जितने भी देखिए बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जो हमारे विशिष्ट शिक्षक बने, वो हमारे गुरुजन रहे हुए, जो कि 2003 में वो लोग क्या है, 2003-2005 में वो बहाल हुए इस हमारे डिपार्टमेंट में, एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो हमारे गुरु, उसमें तो हम लोग मैट्रिकुलेशन भी नहीं किए हुए, तो हम लोग बच्चे थे। तो कहीं ना कहीं हमारे गुरुजन भी हैं, हमारे बहुत सारे शिक्षक बंधु भी हैं, हमारे साथ भी पढ़ाने वाले बहुत सारे शिक्षक बंधु हैं। तो सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, और हमारे को अपना आशीर्वाद और प्यार और स्नेह बनाए रखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका प्यार स्नेह ही है कि मैं इतनी एनर्जी, इतनी सुबह में आपके साथ में आपके सामने हाजिर हुआ हूं और आपके लिए एक नया वीडियो और एक नई नॉलेज लेके आऊं कि कहीं आप गलती तो नहीं कर रहे। तो आइए हम चर्चा करते हैं कि प्राण और एचआरएमएस क्या है। चलिए सबसे पहले हम एक नया स्लाइड लेते हैं, देखेंगे हम यहाँ पे एक नया स्लाइड लेते हैं, इस नए स्लाइड पे बात करते हैं, ठीक है। चलिए तो देखेंगे अब हम लोग यहाँ पे जो चर्चा करने वाले हैं कि प्राण क्या है। देखिए सबसे पहले प्राण, देखिए एक एक चीज मैं आपको लिख लिख के यहाँ पे मैं समझाऊंगा और आपको बड़ा बेहतरीन तरीके से इस चीज को समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है प्राण, PRAN, तो समझेंगे यहाँ पे P फॉर क्या है, यहाँ पे P फॉर है परमानेंट। अगर हम बात करें तो P फॉर है परमानेंट, ठीक है। परमानेंट, आपको पता है कि परमानेंट को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, अस्थाई। और यहां पे आर फॉर है रिटायरमेंट। अगर बात करते हैं रिटायरमेंट, रिटायरमेंट को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, सेवानिवृत्ति। क्लियर? तो अगर सेवानिवृत्ति बोलेंगे, देखिए ए फॉर क्या होता है आपका, अकाउंट। एक एक चीज समझेंगे, अकाउंट माने क्या है, खाता। और एन फॉर क्या होता है, नंबर, नंबर। तो ये नंबर माने संख्या। तो इस क्लियर आपको इस चीज से हो रहा है कि प्राण का फुल फॉर्म है कि परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग अस्थाई सेवानिवृत्ति, अस्थाई सेवानिवृत्ति खाता संख्या। अब देखिए होता क्या है, जरा इस चीज को समझेंगे आप सोच रहे हैं क्या बच्चों की तरह क्या हमको बता रहे हैं, तो बच्चों की तरह नहीं बता रहे हैं। ये चीजें आपको जाननी भी जरूरी है कि कोई पूछे कि प्राण होता है तो परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर होता है। ये क्यों जरूरी है, क्योंकि अभी तक जितने लोग भी नियोजित थे वो लोग क्या थी, EPFO में थे, लेकिन अब क्या जाएंगे, वो NPS में जाएंगे। जिस तरह से भारत में आपको चुनाव में आपका इलेक्शन में आपको वोटिंग के लिए चुनाव मताधिकार का प्रयोग करने के लिए वोटर आई कार्ड होता है, जिस तरह से अपनी पहचान के लिए बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए आधार कार्ड जरूरत होता है, जिस तरह टैक्स में एनरोलमेंट करने के लिए आपको पैन कार्ड की जरूरत होती है, उसी तरह नेशनल पेंशन स्कीम जो है NPS में अपना इन्वेस्टमेंट करने के लिए, चूंकि आपके सैलरी से जो पैसा कट के NPS में जमा होता है वो आपका क्या है, इन्वेस्टमेंट ही तो है। और सरकार भी 14% जो जमा करती है वो भी तो इन्वेस्टमेंट ही तो है। तो NPS में इन्वेस्टमेंट करने के लिए जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो NPS जो है आपको 12 नंबर का एक आपका पहचान, जैसे आधार कार्ड की संख्या जो होती है आधार नंबर होता है, उसी तरह प्राण नंबर होता है जो 12 अंकों का होता है। तो NPS अपने जो कस्टमर होते हैं उनको, चूंकि कस्टमर कहते हैं या कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट जो इन्वेस्टर होते हैं, उस इन्वेस्टर को एक अपना परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर देती है। और वो 18 साल से लेकर के 70 साल तक के कोई भी व्यक्ति खोल सकता है उसमें। और उसमें क्या होता है कि NPS में इन्वेस्टमेंट करने के लिए 12 अंकों का एक अकाउंट नंबर देता है, 12 अंकों का एक 12 अंकों का एक संख्या देता है, एक नंबर देता है जिसको हम लोग प्राण नंबर कहते हैं। और वो एक कार्ड देते हैं, जैसे मैंने आपको देखिए यहाँ पे इस तरीके से एक कार्ड होता है, देख रहे हैं ना,
इस तरीके, अगर मैं मेरे थंबनेल पे ही देख रहे होंगे तो इस तरह से कार्ड होता है। देखिए इस कार्ड में देखिए यहाँ पे सुनील कुमार लिखा हुआ है, सुनील पांडे, रामकरण पांडे, इनकी डेट ऑफ बर्थ लिखी गई और इनका देखिए परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर लिखा हुआ है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 अंकों का एक परमानेंट रिटायरमेंट नंबर है। देखिए जब तक आपके पास पैन कार्ड नहीं होगा तब तक आप इनकम टैक्स नहीं जमा कर सकते, जीएसटी नहीं जमा कर सकते। उसी तरीके से जब प्रान नंबर तब जब तक जनरेट नहीं तब तक आपका एनपीएस में पैसा नहीं जमा होगा, क्योंकि वो आपका पहचान पत्र है कि आप एनपीएस में आप पैसा पेमेंट करते हैं और आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो आप समझ लिए कि प्रान को हम लोग अस्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या इसको बोलते हैं। प्रान, प्रान एक एनपीएस में कार्ड। देखो प्रान के लिए अगर प्रान जो है एनएसडीएल देखेंगे, एनएसडीएल के साइट पे या प्रोटेन के साइट पे जो है ना, इन दोनों साइट से आप अपना प्रान के लिए आप जनरेट कर सकते हैं। इसमें आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं इन दोनों साइट के थ्रू। कैसे जनरेट करेंगे हम लोग चूंकि इसमें बताऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, हम एक एक प्रोसेस बताएंगे। हो सकता है कि आज या कल में ही एक नया वीडियो लेके आने वाले हैं, हमारे वीडियो को इंतजार कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि सर जल्दी वीडियो भी लेके आइए। तो इस टॉपिक पे हम एक नया वीडियो लेके आएंगे कि प्रान कैसे जनरेट करेंगे, एंड आपके साक्षात आपके लाइव करके दिखाएंगे प्रान जनरेट कर करके हम, और कैसे आप अपने घर पे भी उस चीज़ों को जनरेट कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें क्योंकि बीपीएससी शिक्षक लोग को हम लोगों ने खुद स्वयं जनरेट किया हुआ था, तो इस सभी चीज़ों को आप जनरेट कर सकते हैं। ये हो गया प्रान। अब इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा मैं वो भी चीज़ें बताऊंगा। अब जो आपका अगला जो टॉपिक है वो है एचआरएमएस का, समझेंगे एचआरएमएस। अगर हम एचआरएमएस की बात करते हैं तो एचआरएमएस क्या है? देखिए एचआरएमएस क्या है, भारत सरकार का एक सॉफ्टवेयर है जो सबसे पहले जो है आर्मी और रेलवे में लागू किया गया था। इस सॉफ्टवेयर है, ये देखिए ये ना कोई परमानेंट अकाउंट है, इसको एनपीएस से इसका कोई लिंक नहीं है। ये एचआरएमएस क्या है, तो सिर्फ और सिर्फ एक सॉफ्टवेयर दिया गया है, भारत सरकार ने एक सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है। इस स्लाइड पे दिख रहा है, देखो तो ठीक है। देखिए तो एचआरएमएस क्या है, एचआरएमएस एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। जिस तरह से आप लोगों ने सॉफ्टवेयर नाम सुनेंगे, जैसे गूगल प्ले स्टोर पे बहुत सारे, आपने फेसबुक देखा होगा, व्हाट्सएप देखो तो व्हाट्सएप भी क्या एक प्रकार का आपका ऐप है, सॉफ्टवेयर है। वेबसाइट होता है बहुत सारा, जैसे गूगल एक वेबसाइट है, उसी तरह एचआरएमएस एक सॉफ्टवेयर है। तो इसको फुल फॉर्म हम लोग क्या कहते हैं, देखिए इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं, अगर हिंदी में कहते हैं इसको कि मानव पूंजी प्रबंधन, इसको हिंदी में बोलते हैं मानव पूंजी प्रबंधन, क्लियर। इसको इंग्लिश में कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। इसको बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, यानी एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। देखिए क्योंकि मनुष्य जो होता है वो क्या है, एक संसाधन के रूप में, हमेशा जब आप भूगोल में पढ़ेंगे तो मानव संसाधन, मनुष्य भी एक प्रकार का संसाधन है, इसलिए यहाँ पे मानव संसाधन ह्यूमन रिसोर्स देखेंगे यहाँ पे, इसलिए इसी दोनों से टर्म से मिलकर बना है एचआर। प्राइवेट कंपनियों में एचआर रखा जाता है, ह्यूमन रिसोर्स रखा जाता है। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इसमें इस एचआरएमएस सॉफ्टवेयर में क्या होगा, जब आप एनपीएस में प्रान नंबर बन जाएगा, जब आपकी बहाली, जब आपके परमानेंट रिटायरमेंट हो जाए, माने ये क्या बोलते हैं कि जब राजकर्मी हो जाएंगे या सेंट्रल गवर्नमेंट में आप केंद्रीय कर्मी हो जाएंगे, तो इस एचआरएमएस में आपको लॉगिन करना पड़ता है। इस एचआरएमएस के लिए आपको प्रान जनरेट करना होगा। प्रान जब जनरेट हो जाएगा तो इस एचआरएमएस में लॉगिन करेंगे तो आपको एक एचआरएमएस आईडी दिया जाएगा। एचआरएमएस एक जो है, एचआरएमएस में जब लॉगिन करेंगे, यानी ऐप है, ऐप पे आपको क्या चाहिए, किसी भी ऐप में आपको एक लॉगिन आईडी चाहिए और पासवर्ड चाहिए, बस यही चाहिए। तो लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपको मिल जाता है। अब इस एचआरएमएस को क्या करता है कि जैसे हम लोगों का ई शिक्षा कोष है ना, जो शिक्षकों का ई शिक्षा कोष है, तो समझ लीजिए कि ई शिक्षा कोष ही एक प्रकार का एचआरएमएस होता है, ठीक है ना। एक प्रकार का, जैसे ई शिक्षा कोष में हम लोग क्या सीए ले सकते हैं, छुट्टी ले सकते हैं, वहाँ पे अपनी डाटा फीड कर सकते हैं, उसी तरह भारत सरकार का एक सिस्टम है एचआरएमएस, लेकिन वो उनके लिए ई शिक्षा कोष हमारे क्या है, बिहार के लिए बनाया गया है, छुट्टियों के लिए। और जैसे आप रेलवे में अगर कोई व्यक्ति काम करता है, आप उनसे पूछेंगे आर्मी में कि जितनी छुट्टियाँ जो हैं आपकी पूरे 60 साल की, देखिए
पूरे जब तक आप जॉब करेंगे 70 60 साल 65 साल 70 साल, उस सभी डाटा आपका HRMS में फीड रहेगा। कितनी छुट्टियां लिया था, कब छुट्टी लिए थे, कितने बजे स्कूल आए थे, कितने बजे स्कूल गए थे, कब से कौन से ड्यूटी में आए थे, कब, सभी चीजों की चर्चा इसमें HRMS में रहता है। दूसरी चीज, ई शिक्षा कोष में आपकी सैलरी सबसे, ई शिक्षा कोष में और आपका HRMS में सबसे बेसिक फर्क है, ई शिक्षा कोष में सैलरी की कोई चर्चा नहीं होती, यहाँ पे सैलरी स्लिप नहीं होता है, लेकिन HRS में आपका जितनी भी सैलरी है वो HRMS से ही जाता है। देखेंगे HRMS से ही सैलरी जाता है और HRMS ID से ही सैलरी भेजा जाता है। सारी यहाँ पे आपको सैलरी स्लिप भी इसी से मिलेगा। आप 1 महीना का लेना चाहें या पूरी जीवन भर का सैलरी स्लिप लेना चाहें, कितना बार आपको पेनाल्टी के बर्खास्त किए गए, क्या कटा गया, कितना CA लिए, ये लिए, सभी चीज़ों की चर्चा किस पे होती है, HRMS नामक एक सॉफ्टवेयर पर। तो अब देखेंगे कि इसमें क्या होता है कि सबसे पहले आप प्रान जनरेट होगा, प्रान जनरेट करने के बाद आप HRMS में जाएंगे। हम एक नया वीडियो लेके आएंगे कि HRMS टोटल कैसे जनरेट करेंगे, पहले प्रान फिर उसके बाद HRMS। क्लियर? और HRMS ध्यान रखेंगे कि आप अपने से जनरेट नहीं कर सकते, HRMS हमेशा विभाग जनरेट करता है और प्रान आप अपने से जनरेट कर सकते हैं, सिर्फ एक DDO कोड होना चाहिए। तो आइए हम देखते हैं कि इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा। तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाला है, इस टॉपिक पे हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, तो डॉक्यूमेंट्स का मैंने एक लिस्ट लेके आया है आपके लिए, और देखेंगे वो लिस्ट क्या है। अगर हम इस चीज़ की चर्चा करते हैं तो देखेंगे इसमें आपका डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट की क्या है। सबसे पहला जो है आपका, देखेंगे सबसे पहला अगर बात करते हैं, सबसे पहला देखिए जो आपकी ज्वाइनिंग लेटर, जो भी आप ज्वाइनिंग किए होंगे वो ज्वाइनिंग लेटर ले लेंगे, नियुक्ति पत्र जिसको बोलते हैं। दूसरा जो है आपका आधार कार्ड। तो एक चीज यहां ध्यान रखेंगे कि जितनी भी चीजें हम बताएं सब में आपका जन्म तिथि, माता पिता का आपका नाम, सभी का स्पेलिंग एकदम आपका करेक्ट होना चाहिए। किसी का भी स्पेलिंग अगर एक में भी मिसमैच हुआ तो आप इस चीज को क्लियर रखेंगे कि आपका प्रान जनरेट करने में बहुत दिक्कत करेगा और होगा नहीं। इसलिए सभी में आधार कार्ड का भी टोटल हर स्पेलिंग, आधार कार्ड का सारा सभी कुछ सेम सेम होना चाहिए। उसके बाद पैन कार्ड, पैन कार्ड की बात मैंने बोला। देखिए चौथा में क्या है आपका बैंक पासबुक, जिस भी आप सैलरी अकाउंट है चाहे जिसमें भी अपना रिटायरमेंट फंड लेंगे वो बैंक अकाउंट पासबुक। अब देखिए इसमें क्या है कि आप इसमें जो है पासबुक ले लीजिए या कैंसिल चेक लगता है। अगर आप कैंसिल चेक लगा देंगे तो तुरंत वेरीफाई हो जाता है, तो इसलिए आप हमेशा इसको अब डबल टिक करेंगे और इसको फर्स्ट टिक करेंगे। कैंसिल चेक अगर लगा देते हैं तो बहुत जल्दी वेरीफाई हो जाता है। चलिए 5 नंबर में है कि आधार से जो लिंक्ड है, आधार लिंक्ड, अगर मैं बोलता हूं कि आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर, क्योंकि इसी पे इसके बिना आपका काम चलेगा नहीं। देखिए 6 नंबर में है कि आपके पास एक ऑथराइज ईमेल आईडी होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स मेल। 7 नंबर में क्या है कि आपका नॉमिनी, देखेंगे नॉमिनी डिटेल्स, नॉमिनी डिटेल्स विद फोटो, विद फोटो, ये सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी प्रान के लिए। और प्रान के लिए आपको एक एंड्रॉयड मोबाइल भी जरूरत पड़े। तो देखिए ज्वाइनिंग लेटर, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट नंबर, आधार कार्ड, ईमेल आईडी और नॉमिनी, ये आपका बेसिक टोटल डिटेल्स है टोटल, कि इतने के बिना आपका काम नहीं चलेगा और इतनी सारी चीज़ें आपके पास होता है। और एक फ़ोटो तो चाहिए ही, पासपोर्ट साइज का एक फ़ोटो भी चाहिए, यानी पासपोर्ट साइज का एक फ़ोटो भी, पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी चाहिए। तो इन चीज़ों को आप सहेज के रख लें। अगर कोई मिस्टेक है तो इस सारी मिस्टेक्स को इसमें सब में नाम एकदम आपका सेम सेम होना चाहिए, हर डिटेल्स आपका नाम, एक भी स्पेलिंग इधर उधर होगा तो आपको बाद में क्या होगा कि आधार से जो लिंक्ड होता है वहाँ पे वेरीफाई करता है NSDL, वो वहाँ पे चीज़ गड़बड़ हो जाएगा, या फिर HRMS में जाकर के ये आपको जो है प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इन सब चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। तो आपने इस वीडियो में सभी चीज़ों को समझ लीजिए। अगर आपको और भी कुछ जानना हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट कीजिएगा कि सर कि इसके बारे में बताइए। लेकिन HRMS और प्रान पे मैं एक और अच्छा वीडियो कैसे जनरेट करेंगे अपने घर पे, अपने मोबाइल से कैसे जनरेट, उन सभी चीज़ों पे हम लोग चर्चा करेंगे। जय हिंद साथियों, आज के लिए।